जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नई एपिसोड में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स आती है। मंथली मैगजीन्स का जो करंट अफेयर्स आया था ना, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दिसंबर 2023 का जो है ना, हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जनवरी 2024 की जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीरीज रेगुलर चलने वाली है, तो इस सीरीज के साथ आप सभी जुड़े रहिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और अभी जो है ना ये एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल कह रहा है दोहरी नागरिकता, है ना। दोहरी नागरिकता मतलब डुअल सिटीजनशिप, ये आपको काफ़ी चर्चा में है। जैसे कि कल के डेट में 11 मार्च को क्या हुआ, 11 मार्च 2024 को क्या हुआ है, आपका पूरे भारत में CAA लागू हो गया है ना। तो उसमें भी सिटीजन से संबंधित है, उसमें भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो उसके बाद दोहरी नागरिकता से संबंधित भी एक आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकता है, तो आपको इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और CAA से ये तो इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो हम लोग इसको देखेंगे और क्या है दोहरी नागरिकता और इसका क्या न्यूज में आया है, क्या चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप इसको सही से समझिए, तो आपका एक साथ दो जगह काम देने वाली है, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं तो आपको CAA में भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये दोहरी नागरिकता क्या होता है। देखिए दोहरी नागरिकता पहले चर्चा में क्यों है इसके बारे में समझते हैं। आखिर ये जो हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर कोई वजह तो होगा। तो इसका यही चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो विदेश मंत्री है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर, है ना। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत में दोहरी नागरिकता को लागू करना एक चुनौती भरा कार्य है। देखिए S जयशंकर जी ने ये कहा है कि भारत में अगर हम लोग दोहरी नागरिकता लागू करते हैं तो एक प्रकार का जो है ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ये दोहरी नागरिकता होता क्या, दोहरी नागरिकता होता क्या, जैसे कि दो या दो से अधिक देशों का जो सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है, दो या दो से अधिक देशों का जो है नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसी को हम लोग दोहरी नागरिकता कहते हैं। नाम से भी आप समझ सकते हैं दोहरी, है ना। दो या दो से अधिक देशों के जो भी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं उसको हम लोग दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो उसी वजह से जो है अपना विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर हम लोग भारत में दोहरी नागरिकता को चालू करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। सही बात है, चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि अगर आप किसी और देश के साथ साथ अपना भारत का भी नागरिकता आपको प्राप्त है, तो आपको भारत में जिस तरह से हम और आप जो नागरिक हैं, है ना, प्रॉपर नागरिक हैं, जिस तरह से हम लोग को सुविधाएं प्राप्त है उनको भी दी जाएगी। और वो और किसी और देश के साथ जो है नागरिकता प्राप्त है उनका और अपना देश का दोनों के दोनों वो सब कुछ कर सकते हैं। तो और कहीं ना कहीं अपराध में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं जो ना चुनौती भरा कार्य है। इसके बारे में आपका विदेश मंत्री जी ने कहा है, ठीक है। इसके बारे में आगे समझते हैं कि दोहरी नागरिकता या बहु नागरिकता क्या है। दोहरी या बहु नागरिकता से वही बातें कहा जाता है। वास्तव में एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक या दो से अधिक देशों की उनकी नागरिकता को मान्यता प्राप्त करती है ना। दो या दो से अधिक, एक तो है ही हम लोग, है ना। उसके बाद दो या दो से अधिक देशों के बीच, जैसे अपना मान के चलो भारत और पाकिस्तान दोनों का, हालांकि ऐसे नहीं है, भारत में ये नियम लागू नहीं है कि आप दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप आर्टिकल्स में भी पढ़े होंगे, पॉलिटी में भी पढ़े होंगे कि भारत में जो एकल नागरिकता है, आप यहाँ पे एक ही मतलब अगर भारत का नागरिक हैं तो किसी और देश का नहीं हो सकते हैं, किसी और देश का नागरिक हैं तो इस भारत का सिटीजनशिप आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसी तरह से आपको कहा जा रहा है अगर आप दो या दो से अधिक देशों का नागरिकता प्राप्त है तो उसी हम लोग दोहरी नागरिकता यानी कि बहु नागरिकता कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है वे देश जहां दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति है। जैसे हमारा भारत देश में तो दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पे दोहरी नागरिकता लागू है। उसमें से आपका जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, USA हो गया, फिनलैंड हो गया, अल्बानिया हो गया, इजराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया। इसमें दोहरी नागरिकता जो ना ये रखने की अनुमति इसमें देता है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। आपको ये कोड वाले टाइप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति है। तो उसमें आपको ये सब ऑप्शंस देखने को मिल सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको भारत के बारे में पूछा जाए क्या भारत दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति देता है, बिल्कुल नहीं देता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद कहा जाता है भारत का संविधान नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। वही बातें हैं, मतलब भारत का संविधान जो है ये नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है, यानी कि ये आपको रोक लगाता है, आप दोहरी नागरिकता से प्रतिबंधित लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद भारत में दोहरी नागरिकता के विकल्प, आखिर ये दोहरी नागरिकता के विकल्प किस तरह से होंगे, जैसे आपका कहा जाएगा
भारत सरकार ने भारतीय मूल व्यक्तियों यानी कि पीआईओ के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई का विकल्प प्रदान किया है। हालांकि यह सुविधा पाकिस्तान और बांग्लादेश जाकर बस चुके लोगों के लिए नहीं है। देखिए, अब आज़ादी के समय में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी हैं जो पाकिस्तान में बस गए थे और उसके बाद बांग्लादेश में भी बस चुके थे, है ना। तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। जो भारत में आप हैं मूल व्यक्तियों के लिए, भारतीय मूल व्यक्तियों के लिए ये नियम है। ओके, तो उसके बारे में आगे ये कहा जा रहा है। देखिए, ओसीआई, आखिर ये ओसीआई होता क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आखिर होता क्या, इसके बारे में समझते हैं। जैसे आपका अभी बताया ना मैंने कि आपका ये जो भारत के मूल व्यक्ति होंगे उसी को ये ओसीआई प्राप्त होंगे। तो अब हम लोग जानेंगे ये ओसीआई आखिर होता क्या है, ओसीआई के कार्ड धारकों के लिए लाभ क्या है, ये बारे में समझते हैं। देखिए, ओसीआई कार्ड धारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध है। ये जो है क्या होता है, जो भी ओसीआई के कार्ड धारक हैं उसको आजीवन के लिए वीजा प्राप्त होती है। उसके माध्यम से क्या होता है, अब देश से विदेश जो आते जाते हैं ना, तो उसके माध्यम से आप एक कार्ड से ही कई बार आ जा सकते हैं। इसके माध्यम से आपका क्या होगा, जैसे आप बिजनेस करते हो या किसी प्रकार का मतलब कि वित्त हो, आर्थिक स्थिति हो या शिक्षा के स्तर पर हो, आप होता है ना बहुत सारे ऐसे जो कि देश विदेश जाना आना पड़ता है रेगुलर, तो उसके लिए ये ओसीआई कार्ड धारकों के लिए है, उसके लिए ये बेनिफिट्स है। तो ये बातें कही जा रही है कि आपका एक ही जो वीजा होती है ये बार बार आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना एक ही कार्ड से आपको आजीवन भर वीजा बनाने की सुविधा उपलब्ध करा देता है। ठीक है, ये भारत में कई बार आ जा सकते हैं। वास्तव में यह बहुउद्देशीय कार्ड है। ठीक है, बहुउद्देशीय किसी उद्देश्य से, जैसे शिक्षा के उद्देश्य से हो गया या आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में हो गया या वित्तीय या उद्देश्य हो गया, इन सभी चीजों में के माध्यम से आपका आवाज हो सकती है। तो कहा जाता है उन्हें भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने में छूट दी जाती है। जैसे आपका कोई विदेशी भारत आया है या शिक्षा के क्षेत्र के लिए, कोई पढ़ाई के लिए ही आया है या कोई बिजनेस करने के लिए आया है या वित्त के लिए आया है, तो उसके लिए क्या होगा, वहां की जो है आपका पुलिस भी इसका पंजीकरण करने के लिए वो आपकी सहायता करेगी, आपको छूट दी जाएगी, है ना। तो इसके बारे में जो भी ओसीआई के कार्ड धारक होंगे उसको ये सुविधाएं प्राप्त होगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आखिर ओसीआई क्या है, ओसीआई जो है बहुउद्देशीय एक कार्ड होती है। ठीक है, तो ये बातें कही जाती है। उसके बाद आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें अनिवासी भारतीयों की समान सुविधाएं दी जाती है। इस तमाम चीजों में जिस तरह से हमको और आपको मिल रही है तो उसको भी ये सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी, उनको भी मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद कहा जाता है हालांकि ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में कृषि भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है। जैसे आप मान के चलो अब विदेश से आए हुए लोग हैं, ओसीआई कार्ड धारक हैं और यहाँ के क्या करेंगे, यहाँ पे जो ना वो जमीन खरीदना चाहेंगे या बगीचा खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए वो अनुमति नहीं देगा, है ना। हम और आप ही यहाँ की जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ बाग बगीचा भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज जो बाहर के हैं चाहे कोई भी कार्ड्स अप्लाई किए हुए उनके लिए ये उपलब्ध नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसका निम्नलिखित विदेशी नागरिक ओसीआई के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। यानी कि आखिर ये विदेशी नागरिक किस तरह से ओसीआई के लिए पात्र होंगे कि हम भी ओसीआई कार्ड बना सकते हैं, हमें बनाना चाहिए। हम अगर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब इसके बारे में देखिए। ये कहा जाता है जो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, यानी कि आप संविधान में देखे होंगे जो 26 जनवरी 1950 के आसपास तक जो है ना भारत के जो नागरिक बनने के लिए पात्र थे उसके लिए ओसीआई प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसके बाद कहा जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक रह चुके हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 हो या उसके बाद में अगर कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कोई भी देश के अगर भारत होने के लिए भारत का नागरिक रह चुके थे उसके लिए यह ओसीआई कार्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार उपयुक्त दोनों पात्रताओं के तहत आने वाले नागरिकों की संतान या पोती परपोती जो भी हो ये भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। तो आपका सिंपल तरीके से यही है, आपका जो 26 जनवरी 1950 तक में जो है भारत का अगर कोई भी नागरिक बनने के पात्र थे उसके लिए ओसीआई कार्ड बन सकता है। उसके बाद कहा जाता है अगर उसके जो उपरोक्त दोनों यानी कि ये दोनों के क्षेत्र से अगर इसके कोई संतान हो या पोता पोती हो या परपोते भी हो तो उसको भी ये नागरिकता प्राप्त हो सकती है, नागरिकता नहीं कार्ड प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। सबसे पहले हम लोग क्या समझे इसके पूरा एक आपका सिंपल तरीके से मैं आपको एक स्टोरी टाइप में फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ये दोहरी नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है दो या दो से अधिक देशों का अगर कोई भी सिटीजनशिप या नागरिकता प्राप्त कर लेती है तो उसे हम लोग दोहरी नागरिकता का श्रेणी में रखेंगे। और हमारा देश प्यारा भारत जो है ये दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ पे आपका दोहरी नागरिकता लागू नहीं होती है। इसमें से कुछ देश हैं जिसमें दोहरी नागरिकता लागू है, जैसे आपका हो गया यूएसए हो गया,
पाकिस्तान हो गया, फिनलैंड हो गया, अल्बानिया हो गया, इजराइल हो गया, ये तमाम देश ऐसे हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता के अनुमति देती है। उसके बाद ये इसके लिए जो दोहरीता नागरिक के तहत जो है ना एक, यानी भारत में तो प्रतिबंधित है और इसके लिए एक विकल्प दे दिया है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ जो है ना एक नियम बना दिए हैं कि आप इस तरह से अगर कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसको आप फॉलो करेंगे। उसके लिए क्या होगा, जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे और ओसीआई बोले तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई क्या होता है, आप इसके लिए एक कार्ड बनाए जाते हैं। जिस तरह से हम लोग कहा था आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसी तरह से एक कार्ड होता है। ये होता है कि जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो ऐसे हैं जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक जो भारत के नागरिक बनने के पात्र थे, वैसे व्यक्तियों को ये ओसीआई कार्ड देंगे। और ओसीआई कार्ड के लाभ क्या है आपका, जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से हम और आप रहते हैं, उसी तरह से उसको सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका शिक्षा में हम में और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में हो गया, वित्तीय क्षेत्रों में भी इसकी सहायता मिलेगी, है ना। जिस तरह से भारतीयों के साथ हम लोग का भेदभाव रखेंगे, उसी तरह से उनके साथ रखा जाएगा। और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि यहाँ पे जो है ना एक साथ ये अगर जिसके पास ये कार्ड है, यानी कि ओसीआई कार्ड, जो वो क्या होंगे, वो व्यक्ति मतलब आजीवन वीजा की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। वो आप भारत जो है ना बार बार आ सकता है, जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता ना कि आप वीजा बनाना पड़ेगा, बार बार आप आ रहे हो जा रहे हो, वीजा बनाओ वगैरह बनाओ, ये सब उसमें नहीं होगा। आपका वो परमानेंट कार्ड बन जाएगा, आप जो आ सकते हो जा सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यही आपका दोहरी नागरिकता है ना। तो उसके बारे में समझ चुके। अब देखिए ये दोहरी और बहु नागरिक के लाभ क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो कहा जाता है दोनों देशों, यानी कि आपका जो आप देश के हैं और उसके बाद किसी और देश के साथ नागरिकता प्राप्त है, उसके बारे में कहा जाता है। जैसे मूल नागरिकता वाला देश और वह देश जहां नागरिकता प्राप्त की गई हो, ओके, का पासपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है जिसके पास दोहरी नागरिकता है। जैसे आपका यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब देशों में दोहरी नागरिकता है ना। इन तमाम देशों के साथ अगर जिसका भी दोनों जगह पे नागरिकता प्राप्त है, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों देशों के साथ उसका जो पासपोर्ट प्राप्त होगा, दोनों जगह से आप पासपोर्ट बना सकते हो। यही आपका दोहरी नागरिकता का एक लाभ है। उसके कारण दोनों देशों के राजनीतिक मामलों में भागीदारी की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे पाकिस्तान है ना, एग्जांपल समझो आप, पाकिस्तान का भी है और यूएसए का भी है ना। तो ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जो है ये राजनीतिक भागीदारी भी कर सकते हैं कि आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और उसके दोनों के पास जो है ये एक दूसरे देश का पासपोर्ट प्राप्त होंगे, है ना। हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ओके। तो ये बातें कही जा रही है जो दोहरी नागरिकता देश के हैं। उसके बाद कहा जाता है यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने से छूट प्राप्त होगी। यात्रा के लिए जो वीजा बनाते हैं ना, उसके लिए भी इसमें छूट दी जाएगी, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अंतिम लाभ क्या है, दोनों देशों के में रोजगार के अवसरों में भागीदारी की जाएगी। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, पासपोर्ट भी मिलेगा, वीजा प्राप्त करने में छूट मिलेगी। उसके बाद आपको राजनीतिक मामलों में भी भागीदारी लेने को मिलेगा। ये देखने को मिलता है कहाँ पे, दोहरी नागरिकता जिस देश में लागू है उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपके समझ में आ चुकी होगी कि दोहरी नागरिकता क्या होती है, आखिर क्यों चर्चा में था। भारत में अगर दोहरी नागरिकता लगाते हैं तो काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और हम लोग भारत में दोहरी नागरिकता के लिए क्या विकल्प प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में समझ चुके हैं। जैसे ओसीआई हो गया, है ना, आखिर ओसीआई क्या था उसके बारे में समझ चुके हैं, ओसीआई के क्या लाभ है इसके बारे में समझ चुके हैं। तो ये आर्टिकल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप किससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोहरी नागरिकता जो आप समझ चुके होंगे। तो हम लोग अब अगला आर्टिकल्स की ओर बढ़ते हैं, जो एक और आर्टिकल को लेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट और चर्चा में भी था, है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें एक नया विधेयक बनाया है, विधिक सेवा समिति लागू किया गया, इसके बारे में समझते हैं। ये भी हमको काफी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अभी क्या हुआ है, अभी जो वर्तमान समय में, जैसे अभी मैं 12 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय क्या हुआ, अभी एसबीआई से संबंधित, है ना, जो इलेक्शन बॉन्ड चालू है उसके बारे में एक चर्चा में है। तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लोग उसको भी अभी कवर करेंगे। जैसे उसका सारा का सारा चीज डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आज का जो आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। ये जनवरी 2024 का है, तो इसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति, सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमीशन, SCLS, इसको आप ध्यान रखना, SCLSC, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, इसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति लागू किया गया। इसके बारे में देखिए क्या हुआ है, हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक महान्यायाधीश को SCLSC यानी कि बोल रहे हैं सुप्रीम
कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जो भारत के एक मुख्य न्यायाधीश है ना, उसको इसके बारे में इसका एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ये इसलिए चर्चा में है ना। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आप यूपीएससी में देख लो या स्टेट पीसीएस में भी देख लो, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है इस तरह से। तो ये चर्चा में रहेगा, है ना। तो उसके बाद कहा जाता है ये आखिर है क्या, है ना। ये एससी के बारे में आखिर इसके बारे में समझते हैं। ये एक वैधानिक निकाय है, ओके। इसका गठन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत रखा गया है। मतलब इसका जो ना SCLSC के बाद इसका गठन किया गया है। इसका गठन जो ना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है और इसके संविधान के जो ना ये धारा 3A में रखा गया है। इसको भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार का इसका उद्देश्य क्या है, इसका आखिर उद्देश्य क्या था। जिस तरह से हम लोग अभी दोहरी नागरिकता का समझ चुके ना क्या है, जैसे OCI का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो है निर्धनों हो गया, वंचित वर्गों हो गया, या समाज में हाशिए में पर रहने वाले लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, इसका यही उद्देश्य है ना। तो ये आप ध्यान रखना है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के मुख्य संरक्षक होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो है ना SCL, देखिए यहाँ देखिए SCLSC है ना, SCLSC देखिए SCLSC के जो है ना ये मुख्य संरक्षक कौन होते हैं, है ना, कौन होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट देखे मैंने SCL के इसके अध्यक्ष कौन बने, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, है ना। तो ये इसका मुख्य संरक्षक होगी, ये भी ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है सदस्य, इसके सदस्य के बारे में समझते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य शामिल होते हैं। SCLSC में कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं, ये सब आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष कौन होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश होता है वही उसका अध्यक्ष होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, ये कमेंट करके बताओ, है याद है, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें 9 सदस्य होंगे। सदस्य जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित होते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी के द्वारा इसको नामित किया जाता है। इसमें 9 सदस्य होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भारत के मुख्य जो सर्वोच्च जो है ना वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। इसमें इसका एक अध्यक्ष को चुना गया है रिसेंटली, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स भी कंप्लीट हुआ, है ना। इस तरह से हम लोग आज के सेशन में 2 आर्टिकल्स को कवर किए। एक आप दोहरी नागरिकता और एक तो SCLSC के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ना। उम्मीद करता हूं दोनों आर्टिकल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा और आसानी तरीके से समझ चुके होंगे। तो इससे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे भाई, इसको आप हो सके तो रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर एक दो आर्टिकल्स को कवर करेंगे और कोशिश करने की मतलब जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग का जनवरी 2024 चल रहा है, लास्ट इसी का आया है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर अब मार्च चल रहा है, 12 मार्च को वीडियो बना रहे हो और पढ़ा रहे हो जनवरी का, ये क्या बात है भाई। मंथली मैगजीन्स है, ये थोड़ा जो है ना 1-2 महीना बैक का ही रहता है ना। अभी मार्च का चल रहा है, मार्च में आप मान के चलो आज तो 12 मार्च है, 20 मार्च को क्या घटित होगा आपको पता है नहीं ना। तो उसके लिए भी थोड़ा समय आएगा, 20 मार्च बीतेगा उसके बाद तो आप डालेंगे। तो यही वजह से थोड़ा सा हम लोग का जिस तरह से आएंगे मैगजीन्स उस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अभी लास्ट जनवरी 2024 का ही आया हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। और एक निवेदन है, ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर करेंगे। अगर चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।